वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का ओम कृष्णा अकेडमी में। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका, हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे। तो उत्तरी अमेरिका में पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें हमने अभी पढ़ी हुई थी, अभी कुछ चीजें हमारे क्या थी, हमारी कुछ चीजें बाकी थी। तो चलिए उन चीजों को हम क्या कर ले, उन चीजों को हम थोड़ा सा रिविजन करते हुए और आगे बढ़ते हुए चले। उत्तरी अमेरिका, उसका उपयोग। ठीक है, पहला इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के संसाधन और उपयोग। तो चलिए देखते हैं कि संसाधन और उपयोग में हम क्या क्या देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका संसाधन यानी कि मतलब उत्तरी अमेरिका संसाधन के क्षेत्रफल का कुल 16% है। माने कहने का मतलब कि उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के संसार का जितना भी कुल क्षेत्रफल है उसका 16% है। यहाँ की कुल जनसंख्या 9% भाग पर ही निवास करती है। जैसे ये बहुत बड़ा भूभाग हो गया, ये भूभाग हो गया, तो इस पे केवल 9% पर ही जनसंख्या क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यह संसार का सबसे अधिक संपन्न तथा औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित महाद्वीप है। कहने का मतलब कि यहाँ जो है वह सबसे विकसित द्वीप माना गया है। ये जो द्वीप है सबसे अधिक और या सबसे विशाल द्वीप कह सकते हैं कि सबसे संपन्न देशों में गिना जाता है, सबसे संपन्न देशों में गिना जाता है। इसकी संपन्नता और औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सुव्यवस्थित रूप से हुआ है। कहने का मतलब कि यहाँ की जो संख्या है वो क्षेत्रफल का 16% है। यहाँ कुल जनसंख्या का 9% ही निवास करती है। और औद्योगिक विकास जो है हमारा, औद्योगिक विकास वो काफी बड़ा है और काफी विस्तृत रूप से किया गया है और वेल डेवलपमेंट के साथ किया गया है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं विस्तृत घास के भूमियों का उपयोग दूध के लिए किया गया है। शंकुधारी वन तथा पर्णपाती वनों की पेटियां कागज और लुगदी बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। जो उत्तरी अमेरिका मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत समृद्ध है। इनके तटों के निकट विस्तृत मत्स्य जिनका मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि हर प्रकार से यह जो प्रदेश है यह संपन्न प्रदेश है, चाहे जिस अकॉर्डिंग देख लीजिए। भूमि संसाधन, अगर भूमि संसाधन की बात की जाए, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कृषि के विपुल संसाधन है। जबकि जबकि इसके कुल क्षेत्र के लगभग 10वें भाग पर ही खेती जाए। माने जितना ये क्षेत्र है उसके केवल 10% भाग, 10% भाग पर ही खेती की जाती है। यानी मतलब केवल 10% भाग पर ही खेती की जाती है, फिर भी यहाँ वेल डेवलप कृषि की जाती है। इसके लिए उपजाऊ उपजाऊ सुव्यवस्थित मैदानों और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग के कारण यह संभव हुआ है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः विस्तृत खेती की जाती है। यहाँ के खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। यहाँ के किसान वैज्ञानिक ढंग से कृषि करते हैं और गहन कृषि की तुलना के प्रति प्रति इकाई भूमि की उपज कम है। कहने का मतलब कि यहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है। वो छोटे छोटे बाड़ों में खेती नहीं करते, बड़े बड़े एरिया में और इन फ्यूचर के लिए खेती करते हैं। कहने का मतलब अगर वो टमाटर उगा रहे हैं, अगर वो टमाटर उगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल प्रेजेंट टाइम के लिए वो उसका एक्स्ट्रा उत्पादन करेंगे। आप कह सकते हैं कि अधिक उत्पादन करेगा और उन उत्पादनों के लिए जैसे जैम हो गया, जेली हो, बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रूप से यूज किया जाएगा। तो यहाँ के जो किसान है वैज्ञानिक ढंग से करते हैं और वेल डेवलप की तरह से खेती करते हैं। प्रति इकाई, हमारा जो प्रति इकाई है, प्रति इकाई भूमि की उपज कम है, परंतु
कृषि के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण कुल उपज काफी होती है और अधिकतर कृषि कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। कहने का मतलब प्रति इकाई भूमि पर उपज तो कम है, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा होने के कारण कृषि मशीनों का जो उपयोग किया जाता है वह उपयोग हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप किया जाता है, कृषि मशीनों के द्वारा किया जाता है। माने अधिकतर काम जो है वह कृषि की मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसी कारण है कि कृषि के कार्यों में लगे बहुत थोड़े से व्यक्ति ही जो यहाँ की कुल संख्या का एक छोटा हिस्सा है वह प्रचुर खाद्य सामग्री पैदा कर लेते हैं। यह उत्पादन न केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करता है अपितु भारी मात्रा में निर्यात के लिए भी बच जाता है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ उत्तर अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, विदेशों में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या कम है और कृषि की उन्नत किस्म का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कि यहाँ की जो खेती है वो वेल डेवलप करती है। अपने उपयोग के लिए तो यूज करेंगे और एक्स्ट्रा यूज करेंगे विदेशों में भी भेजने के लिए। हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो फसलें हैं जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी प्रमुख फसलें हैं। संसार की आधी मक्का अकेले ही उत्तरी अमेरिका द्वारा निर्यात किया जाता है। ठीक, पैदा होती है। यहाँ मक्का को कार्न भी कहते हैं। गर्म जलवायु तथा थोड़े समय के अंदर अंतर पर होने वाली वर्षा के क्षेत्रों में मक्का की अच्छी खेती होती है। मक्का के पौधों को मूल स्थान संभवतः दक्षिणी मैक्सिको का है। आज भी मैक्सिको की प्रमुख फसल और भोजन है। कहने का मतलब मक्का जो है मैक्सिको की प्रमुख फसल और भोजन है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उपयोग मुख्य रूप से सुअरों और पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। गेहूं का उत्पादन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका राज्य के प्रेरी क्षेत्र में होता है। यानी कहने का मतलब जो गेहूं का उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में होता है। अब वो कौन सा क्षेत्र है, वो पूरा प्रेरी क्षेत्र है, उसी में किया जाता है। कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका विश्व के गेहूं उत्पादन में गेहूं उत्पादन का 5वां भाग पैदा करता है। माने जितना उत्पादन होता है पूरे विश्व में उसका 5वां भाग वो क्या करता है, 1/5वां भाग उत्पादित करता है। 1/5वां भाग क्या करता है, उत्पादित करता है। कपास और तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिण भागों में पैदा की जाती है। कपास की उपज के लिए इस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु बहुत ही उपयुक्त है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कोल्ड रहती है और वर्षा सामान्य होती है। साफ आसमान और तेज धूप कपास की फसल को पकने और चुनने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा होती करती हैं। कहने का मतलब यहाँ तंबाकू और कपास जो है मिसिसिपी नदी के द्रोणी में, माने इसकी नदी जो बेसिन है, नदी बेसिन नदी बेसिन में किया जाता है, नदी बेसिन में किया गया है। और इसके लिए उत्पादन के लिए क्या होना, ग्रीष्म ऋतु होती है और सामान्य वर्षा होती है। मौसम साफ रहता है जिससे फसलों के पकने में आसानी होती है। कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य तथा मैक्सिको में कपास के दो प्रमुख उत्पादक देश है। माने उत्तरी अमेरिका में केवल दो देश आपको कौन से हो गए, मैक्सिको हो गया और यूएसए मैक्सिको और यूएसए हो गया। यही जो है प्रमुख उत्पादक देश है। मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ चावल गन्ने की खेती भी की जाती है। ये मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय में निम्न भूमियों में केले और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। माने बीच की जो भूमि होती है वहाँ केला उत्पादित किया जाता है और गन्ना उत्पादित किया जाता है।
गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में वेस्ट इंडीज प्रसिद्ध है। माने गन्ने की खेती में पश्चिमी द्वीप समूह जो है वेस्ट इंडीज, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका कुल कृषि उत्पादन कनाडा मैक्सिको के उत्पादन से अधिक करता है। यानी मतलब संयुक्त राज्य में कुल कृषि जो इतनी उत्पादित की जाती है वह कनाडा और मैक्सिको से ज्यादा उत्पादित करता है। हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है, इसका मुख्य कारण यहाँ की अपेक्षाकृत अनुकूल जलवायु है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी का विस्तृत घास की भूमियां तथा पर्वतीय चरागाहों में की संख्या बड़ी है। यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में गाय बैल हो गए, भेड़ हो गया, घोड़े पाले जाते हैं। दुधारू पशु को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाला जाता है। माने जितनी भी पशु दूध देती हैं उनको वर्षा वाले क्षेत्र में पाला जाता है। जिन पशुओं से मांस प्राप्त किया जाता है उन्हें अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशों में पाला जाता है। माने कहने का मतलब जिससे मांस मीट प्राप्त किया जाता है उन क्षेत्रों में, माने उनको शुष्क क्षेत्रों में पाला जाता है। उत्तरी अमेरिका संसार में गाय दूध का उत्पादन का कुल लगभग 1/4 भाग उत्पन्न करता है। माने पूरे संसार में जितना दूध उत्पादन होता है उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग वो क्या करता है, उत्पादित करता है। 1/4 भाग उत्पादित करता है। यह महाद्वीप मांस के उत्पादन में सबसे आगे है। माने कह सकते हैं कि ये जो महाद्वीप है मांस के उत्पादन में, मांस का जो उत्पादन है वो इसका स्थान सबसे प्रथम है इस महाद्वीप का। संयुक्त राज्य अमेरिका हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले ही संसार में उत्पादन, मांस उत्पादन का लगभग 5वां भाग पैदा करता है। 5वां भाग सबसे अधिक यह क्या करता है, पैदा करता है। अब वन संपदा की बात की जाए, अगला टॉपिक वन संपदा। माने उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से जो वन है वो जो पाए जाते हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि उत्तर अमेरिका में विशाल विशाल उत्तर अमेरिका में विशाल संसाधन है। कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका में विशाल जनसाधन वन के साधन है। विशाल वन के क्या है, वन के साधन है। अगर इन वन के साधन में देखा जाए तो महाद्वीप महाद्वीप बहुत बड़ा भागों में वनों से ढका है। यह प्रमुख रूप से 3 प्रकार वन पाए जाते हैं। पहला शंकुधारी वन पाए जाएंगे, मिश्रित वन और उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो माने कहने का मतलब यहाँ जो वन पाए जाएंगे वो 3 प्रकार के होंगे। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन पहला हो गया। दूसरा मिश्रित वन, मिश्रित वन। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। शंकुधारी वन कनाडा के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माने कह सकते हैं कि जो शंकुधारी वन है वह कनाडा के अधिकतर क्षेत्र में मिलेगा। शंकुधारी वन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय वन है। शंकुधारी वन हमने कनाडा के अधिकांश क्षेत्र में मिलेंगे। संयुक्त राज्य के उत्तरी भागों और पश्चिमी कार्डिलेरा में फैले। माने अगर यूएसए की बात की जाएगी तो यूएसए में ये पश्चिमी कार्डिलेरा और उत्तरी भाग में, जैसे चीड़, फर और बालसन यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ये वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं। संसार की कुल मुलायम लकड़ी का, कुल मुलायम लकड़ी का ये 5वां भाग अकेले ही पैदा करता है। कागज लुगदी के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वन उत्पादन है। जैसे डगलस हो गया, फर हो गया और सफेद चीड़ की लकड़ी चौखट के दरवाजे और खिड़कियां के लिए बनाई के लिए की जाती है। कहने का मतलब कि यहाँ की जो लकड़ियां हैं अधिकतर वो औद्योगिक औद्योगिक उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए की जाती है। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित की जाती है। कहने का मतलब जितना भी औद्योगिक उपयोग है उसके लिए यहाँ की लकड़ियां यूज की जाती है। यहाँ के वनों में, अगर यहाँ के वनों में बात की जाए तो यहाँ के वनों में क्या है, पर्णपाती वृक्षों के साथ साथ यहाँ शंकुधारी वृक्ष भी मिलते हैं। पर्णपाती वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं जिन्हें
वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। यानी मतलब यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो वर्ष में एक बार गिरा, जैसे मैपल हो गया, बाज हो गया, बीच हो गया और बीच की इस प्रकार की के वृक्ष हैं। इस तरह के पूर्वी इस तरह के वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो ऐसे वन है पर्णपाती जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, वह कहाँ पाए जाएंगे? वह उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में पाए जाएंगे। पूर्वी भाग में सफेद चीड़ हो गया, दूसरा इसको अखबारी कागज के लिए क्या प्राप्त होती है? यह कागज अब आगे चले, आगे हम अगर देखेंगे तो यहाँ जो है इन वनों में अच्छे किस्म की कठोर लकड़ियां मिलती हैं, महोगनी, लागवुड इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। कठोर लकड़ी उत्तम कोटि के शिगारों के बक्से तथा भवन निर्माण में ये काम में आते थे। कहने का मतलब कि यहाँ की जो महोगनी लकड़ी है और लागवुड की लकड़ी है, ये मुख्य है, ये कठोर लकड़ी है। ये उत्तम कोटि के शिगार शिगार के बक्से बनाए जाते हैं तथा भवन निर्माण में भी यूज किया जाता है। ये दोनों प्रकार की लकड़ियां जो होती है महोगनी, तो कठोर का बक्स बनाने में शिकारों का और भवन निर्माण में भी यूज की जाती है। अगर शक्ति और संसाधन की बात की जाए, अगर शक्ति और संसाधन की बात की जाए तो यहाँ जो शक्ति और संसाधन के विषय में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों में खूब संपन्न है। यहाँ संसार का पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, निकेल गैस, निकेल, जस्ता, एवेस्टर, सोना, चांदी, तांबा प्रमुख उत्पादक चीज है। मैंने कहने का मतलब यहाँ मिनरल रिसोर्स है उसमें उत्तरी अमेरिका काफी कह सकते हैं कि काफी वेल डेवलप है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकेल, जस्ता, स्टेरस, सोना, चांदी, तांबा यहाँ की प्रमुख औद्योगिक माने मेन जो उत्पादक है यही के। कनाडियन शील्ड, देखिए कह सकते हैं कि जो हमारी कनाडियन शील्ड है, हमारे क्या है कनाडियन शील्ड है। कनाडियन शील्ड संसार के खनिजों में सबसे बड़ा भंडार है। कनाडियन शील्ड जो है वो खनिज के मामले में हम कह सकते हैं कि जो हमारा खनिज है, खनिज के मामले में काफी ज्यादा काफी संपन्न है, काफी संपन्न है। देखिए प्लेटिनियम यहाँ पे प्लेटिनियम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेटिनियम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का मैदान, सुपीरियर झील का क्षेत्र या मैदान उत्तरी अमेरिका में उत्तम कोटि के लौह अयस्क का गठित उत्पादक है। यानी सुपीरियर झील है, इसके आसपास जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वह लोहा उत्पादन में क्या सकता है बहुत आगे है, या कह सकते हैं अग्रणी सबसे पहला स्थान रखता है। सोना मुख्यतः ओंटोरियो से निकाला जाता है। माने सोना यहाँ जो निकाला जाएगा वो ओंटोरियो से निकाला जाता है। यहाँ संसार की सोने की सबसे बड़ी खान, माने संसार की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन, अगर अपलेशियन की बात करें तो हमारा जो अपलेशियन की उच्च भूमि है एंथ्रासाइट तथा उत्तम खेती बिस्मुथ तथा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। माने अपलेशियन की उच्च भूमि, अपलेशियन की जो उच्च भूमि है एंथ्रासाइड हो गया, उत्तम कोटि का बिटुमस, उत्तम कोटि का बिटुमस हो गया, उसके लिए प्रसिद्ध है। संसार में कुल मुलायम, संसार में कुल मुलायम कोयले के बड़े क्षेत्र यहीं पे है। माने मुलायम कोयले के जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो यहीं पे है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लोहा तथा इस्पात के उद्योग में होता है। यानी लोहे का सबसे ज्यादा अगर उपयोग है तो वो कहाँ होता है? उसका उपयोग इस लोहा और इस्पात के रूप में अधिक होता है। इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास काफी भारी योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला तेल का कुआं पश्चिमी पेंसाविला में सन 1859 में खोजा गया।
सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का जो पहला कुआं है, तेल का पहला का संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया पाया गया में 1859 में खोदा गया था। माने 1859 में सबसे पहले यहाँ क्या किया गया था, संयुक्त में तेल का कुआं खोया, तेल का कुआं खोदा गया था। मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में संसार का अधिकतर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकाला गया। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिको की खाड़ी है, जो मैक्सिको की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर के का जो तटीय भाग है, माने कोस्ट लाइन जो है, तटीय भाग है, संसार में अधिकतर पेट्रोल और प्राकृतिक तेल निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। माने हम कह सकते हैं यूएसए जो है वो नेचुरल गैस का एनजी नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर गंधक, फास्फेट हो गया, पोटाश हो गया भी पाए जाते हैं। फास्फेट फास्फेट पोटाश का उपयोग अनेक प्रकार के रसायनों और उर्वरकों में किया जाता है। माने फास्फेट और पोटाश का जो उपयोग है अनेक प्रकार के रसायन उर्वरकों में बनाने किया जाता है। पश्चिमी कार्डिला में तांबे के विशाल भंडार है। माने हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो पश्चिमी भाग है में उसमें पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस और फास्फेट के निक्षेप भी है। माने कहने का मतलब पश्चिमी कार्डिला जो है वहां पे कोयले के तांबा का विशाल भंडार पाया जाता है, विशाल भंडार है। यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयले और फास्फेट के निक्षेप भी है। संसार में शीशे संसार में शीशे और जस्ते के बड़े निक्षेप ब्रिटिश कोलंबिया में है। यानी संसार का जो सबसे बड़ा शीशा और जस्ते का निक्षेप पाया जाएगा वो कहाँ है, वो ब्रिटिश कोलंबिया में है। इस क्षेत्र में चांदी विलुप्त मात्रा में पाई जाती है। माने चांदी ना के बराबर पाई जाती है, माने पाई ही नहीं जाती। मैक्सिको में अनेक वर्षों में चांदी का अग्रणी उत्पादक देश है। माने मैक्सिको अनेक वर्षों से चांदी में उसका क्या है, चांदी उत्पादन में उसका पहला स्थान है। चांदी उत्पादन में उसका क्या है, उसका पहला स्थान। कि उत्तरी अमेरिका में, अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका के जल शक्ति के संसाधनों में बहुत संपन्न है। माने यहाँ की जल हाइड्रो पावर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इसका रोल है। इस महाद्वीप के बड़े पैमाने पर जल विद्युत बनाई गई है, जैसे सेंट लॉरेंस नदी हो गया, अपलेशियन क्षेत्र तथा टेनेसी, कोलोराडो और कोलंबिया नदी घाटियों में जल विद्युत के विकास किए गए हैं। आदर्श स्थान स्थल है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जल विद्युत का बहुत बड़ा स्रोत है। कहने का मतलब कि उत्तरी अमेरिका में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे। और ये जो मिनरल्स है जैसे कुछ नदियों के किनारे जैसे सेंट लॉरेंस, अपलेशियन, टेनेसी, कोलोराडो, कोलंबिया नदी घाटियों में जल के कह सकते हैं कि जल के जो विशाल भंडार हैं उनसे डैम से बिजली कन्वर्टेड की जाती है, वो प्राप्त की जाती है। डैम बना दिया जाएगा, पानी को रोको, डैम बना दिया जाएगा और डैम में टरबाइन के माध्यम से लाइन को, करंट को क्या किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा। उत्तरी अमेरिका में खुले सागरों के तथा अंतः स्थलीय क्षेत्रों में दोनों मत्स्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का उत्तरी अमेरिका का खुला सागर जो है ओपन सी, ओपन सी ओपन सी है और तथा अंतर स्थलीय माने लैंडलॉक, लैंडलॉक दोनों ही मत्स्य के लिए क्या है, मत्स्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यह महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के आसपास छिछला सागर है। माने कह सकते महाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी भाग है, माने उत्तर पूर्वी भाग, हम यहाँ से पनामा पट्टी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रसन की खाड़ी हो गई, राष्ट्र का प्रायद्वीप,
कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हो गया ये। और तो कहने का मतलब यही है, उत्तर पूर्वी, माने ये रहा उत्तर पूर्वी भाग आपका, ये रहा उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग ये का। तो वही कह रहा है कि उत्तर पूर्व छिछला सागर है, पूर्वी के तट पर जिनमें मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार के छिछले सागरों को तटीय क्षेत्र में जहां मछलियां अधिक मिलती हैं उसे मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन तटीय क्षेत्र है, जो भी यहाँ तटीय क्षेत्र है जहाँ मछलियां अधिक मात्रा में मिलती है उसको मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे न्यू फाउंडलैंड के तट के निकट ग्रैंड बैंक नाम का मत्स्य, माने न्यू फाउंडलैंड हमारा जो है उसके पास में मत्स्य ग्रहण क्षेत्र भर में प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर के तट पर टूना टूना और सालमन नामक मछलियां पकड़ी जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर जो है इसके तट पर टूना और सालमन नामक मछलियां क्या होती है, पकड़ी जाती हैं। इन मछलियों को ले घरेलू उपयोग तथा निर्यात के लिए संसाधित करके डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है और बाकी को क्या कहते हैं, मछलियों को घरेलू उपयोग के साथ निर्यात के लिए भी संसाधित करके डिब्बों में बंद करके भेज दिया जाता है। जनसंख्या, अगला हमारा क्या है, जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या तो उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या यहाँ मूल जनसंख्या के निवास से विभिन्न भागों से आकर लोग बसे हैं। कहने का मतलब यही है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो मूल निवासी बड़ी संख्या में आकर विभिन्न भागों से आकर बसे, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं। माने प्रवासी कहने का मतलब ऐसे प्रवासी माने जो भारत के न हो, भारत के न हो, प्रवासी भारत के मूल नागरिक न हो। माने प्रवासी का मतलब यह है कि भारत के मूल नागरिक और विदेश से आकर यहाँ क्या हो गया, बस ये कई सालों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। कहने का मतलब कि ये जो प्रवासी है यह कई सालों से